स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम रिलेट करता है जब किसी इंडिविजुअल के पास कोई प्रॉपर्टी होती है और वो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देता है और उस पे उसको रेंट मिलता है, और जो भी रेंट होता है उसे कहते हैं प्रॉपर्टी इनकम, यानी कि रेंटल इनकम भी कह सकते हैं इसको। तो इसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है, इसकी कितनी किस्में हैं, इसमें से क्या क्या अमाउंट्स माइनस हो सकती हैं, तो ये इस चैप्टर में डिस्कशन होगी। तो प्रॉपर्टी बिजनेस इनकम एक अलग हेड है और ये आता है नॉन सेविंग में, जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा था नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड। तो ये नॉन सेविंग के हेड में आता है। और जो भी रेंट मिलता है उसमें से जो खर्चे होते हैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में, जो कोई इंडिविजुअल करता है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, वो माइनस हो सकते हैं। और जो अमाउंट्स हैं जो बिल्कुल प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए ही खर्च होती हैं, सिर्फ वही माइनस कर सकते हैं। तो इनकी डिटेल्स देखते हैं। Property business profits and losses for individuals are calculated for a tax year, usually on a cash basis. अब ये कैश बेसिस की बात हो रही है, इसमें दो बेसिस होती हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में ये होता है कि जितने पैसे मिले बस जितना रेंट मिला उतना ही लिखना है, जितने आपने खर्चे किए उतने ही आपने माइनस करने हैं। दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। उसमें ये होता है कि हम ये कहते हैं कि किसी पीरियड का इतना रेंट है और उतना ही रेंट पूरा लिख देते हैं। और अगर टेनेंट हमारा जो किराएदार है अगर पैसे दिए बगैर चला जाए, तो फिर वो उसे कहते हैं कि ये इररिकवरेबल डेट है और उसको माइनस करते हैं। लेकिन जब हम कैश बेसिस करते हैं, तो कैश बेसिस में तो हम लिखते ही उतना पैसा है जितना हमें मिलता है। तो अगर कोई पैसे दिए बगैर किराएदार भाग गया है, तो उसका तो लिखेंगे ही नहीं कैश। तो इसलिए उसमें एक ऑटोमेटिक हमें रिलीफ मिल जाता है इररिकवरेबल डेट का, कि जो बंदा भाग जाता है तो फिर हम उसको लिखेंगे ही नहीं, तो फिर हमें उसमें से माइनस नहीं करना पड़ेगा एक्सपेंस में। तो इसमें फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। देयर इज अ स्पेशल रूल अबाउट फाइनेंस कॉस्ट फॉर इंडिविजुअल्स, कि अगर कोई लोन लिया है प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए तो उसको माइनस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इसके लिए स्पेशल रूल्स हैं जो डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ प्रॉपर्टी बिजनेस। इनकम फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग इन द यूके इज टैक्स्ड एज नॉन सेविंग इनकम, जैसा कि मैंने आपको बताया नॉन सेविंग के हेड में आएगी। The profit or loss of the UK property business operated by an individual is computed for a tax year. Each tax year's profit is taxed on that in that year. A loss from a UK property business is carried forward to set against the first future profits from the UK property business. तो ये भी इसी चैप्टर में डिस्कस हो जाएगा कि अगर जो भी प्रॉफिट हुआ है वो भी टैक्स हो जाएगा, और अगर कोई नुकसान हो गया है, यानी कि किसी बंदे के खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और उसको जो किराया था वो कम मिला है, उसको जो रेंट है वो कम मिला है, तो इसका मतलब ये कि उसको लॉस हो गया। और जो उसका लॉस है वो हम रख लेते हैं, और जो ही हमें अगले साल किसी भी पीरियड में अगर हमें फिर से प्रॉफिट होता है, हमारा रेंट ज़्यादा है और खर्चे कम है, तो जो लॉस है वो उस फ्यूचर इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। इसकी कंपटीशन कैसे है जी, उसको देख लें। अ टैक्स पेयर विद यूके रेंटल इनकम इज ट्रीटेड एज रनिंग अ बिजनेस। तो वो अपना जो भी किराए पे देता है अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, तो उसे समझा जाता है कि ये कारोबार कर रहा है। ऑल रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस फॉर ऑल प्रॉपर्टीज आर पूल्ड टू गिव सिंगल प्रॉफिट। पूल का मतलब इकट्ठा कर लिया इनकम, उसमें से खर्चे माइनस कर लिए तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है, या अगर खर्चे ज्यादा हो जाए तो लॉस आ जाता है। The main taxable receipt for property income is rent paid by the tenant to the landlord. तो बेसिकली किस चीज पे टैक्स लगता है या कौन सी रिसीट होती है, वो होती है जो हमें रेंट मिला, which is usually in the form of money if the tenant is required to pay a security deposit। जैसे कि आप कोई घर किराए पे लेते हो तो आपको एक सिक्योरिटी लेता है आपका जो मालिक मकान होता है, जो लैंडलॉर्ड होता है। तो वो जो सिक्योरिटी होती है उसको हम अपनी इनकम नहीं कंसिडर कर सकते। ओके, वो किस लिए होती है? टू कवर कॉस्ट सच एज अनपेड रेंट, क्लीनिंग और मेकिंग गुड डैमेज बाय द टेनेंट एट द एंड ऑफ द टेनेंसी। यानी कि जब छोड़ के जाएगा ये किराएदार और उसने कोई चीज खराब कर दी है, कोई खर्चे उसने नहीं दिए या कोई रेंट उसने नहीं दिया, तो वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये इसको हम रिसीट नहीं कंसिडर करते अनटिल लैंडलॉर्ड बिकम्स लीगली एंटाइटल्ड। यानी कि कोई टेनेंट भाग गया अपना किराया दिए बगैर, कुछ चीजें तोड़ गया है घर की, तो उनको ठीक करवाने में अगर कोई पैसे लग रहे हैं तो तब वो एंटाइटल्ड होता है। तो जब तक वो पैसे एज अ सिक्योरिटी रहते हैं और वापस करने पड़ते हैं तो हम उसे इनकम नहीं कंसिडर करते। ओके, तो सिर्फ जो किराया होता है वो इनकम होती है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो इनकम नहीं होती।
Deductible expenses include repairs to the property, agents fees, insurance, rent payable where a landlord is renting the property, which they in turn let to others. Capital expenditures, for example, mortgage capital, repayments, construction of an extension or boundary wall is not usually deductible. तो इसका मतलब ये कि खर्चे क्या क्या माइनस हो सकते हैं। आपने प्रॉपर्टी का कोई रिपेयर करवा दी, आपने प्रॉपर्टी को किराए पे देने के लिए किसी एजेंट को पैसे दिए, प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवा दी, या प्रॉपर्टी आपने खुद किराए पे ली है और आगे किराए पे दे दी है, तो आप जो किराया दे रहे हो वो भी आप माइनस कर सकते हो। तो ये इस तरह की चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टी में कोई खर्चा करते हैं, प्रॉपर्टी को कोई बढ़ाते हैं, कोई नया कमरा बना लिया या कोई और कंस्ट्रक्शन कर ली, तो वो या बाउंड्री वॉल है, तो उस पे जो पैसे लगते हैं वो माइनस नहीं हो सकते। तो ये खर्चों के बारे में बात होगी और ऊपर बात हो रही थी इनकम के बारे में। अब आ गई कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। जो मैंने बताया था कि कैश बेसिस ये होता है कि जितना बस पैसा मिला, जितना किराया मिला वही दिखेंगे, जितना हमने खर्चा किया वो माइनस कर देंगे। तो ये तो सिंपल है। इसके लिए एक एग्जांपल करेंगे जिसमें एक्रूअल और कैश बेसिस दोनों डिस्कस हो जाएंगे। द डिफॉल्ट बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉपर्टी बिजनेस इनकम फॉर इंडिविजुअल्स इज द कैश बेसिस। अब होता ये है कि डिफॉल्ट का मतलब कि जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो तो कैश बेसिस ही है। द प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉफिट अंडर द कैश बेसिस इज कैलकुलेटेड एज रेंट रिसीव्ड इन द टैक्स ईयर लेस जो भी खर्चे हैं, expenses paid in the tax year. Note that there is automatic relief for irrecoverable rent. जो मैंने आपको समझाया था कि अगर रेंट कोई दिए बगैर चला जाता है तो हमने तो वही रेंट लिखना जो हमें असल में मिला है, तो फिर इररिकवरेबल रेंट का इशू खत्म हो जाता है और आपको रिलीफ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको रिलीफ मिल ही जाता है ऑटोमेटिक, सिंस रेंट इज ओनली टैक्सेबल ऑन द कैश बेसिस इन द टैक्स ईयर इफ इट इज एक्चुअली रिसीव्ड इन दैट टैक्स ईयर। दूसरी आ गई एक्रूअल बेसिस। अब इसमें हम ये नहीं देखते, हम ये कहते हैं कि भाई जितना रेंट इस पीरियड का है वो बस लिख दो सारा, अगर ना मिले तो वो बाद में खर्चों में आ जाएगा एज इररिकवरेबल डेट। तो ये आ गया। इफ अ प्रॉपर्टी इनकम, अच्छा, एक्रूअल बेसिस के लिए क्या सिचुएशंस हैं कि कब इसको हम फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली तो कैश बेसिस ही है, लेकिन एक्रूअल बेसिस तब कर सकते हैं कि अगर जो इफ द प्रॉपर्टी इनकम कैश बेसिस रिसीट्स फॉर द टैक्स ईयर एक्सीड 150,000 reduced proportionately if the property business is not carried on full tax year। अच्छा, होता ये है कि 150,000 से बढ़ गया आपकी इनकम तो फिर तो आपको एक्रूअल बेसिस फॉलो कर सकते हैं। और ये जो है 150 ये पूरे साल के लिए है, तो अगर प्रॉपर्टी कुछ कम अरसे के लिए किराए पे दी है तो हमें इसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, यानी उतने पीरियड के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। द प्रॉपर्टी बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ कंपनी, तो ये जब कंपनीज को पढ़ेंगे तो तब उसमें कवर कर लेंगे। एन इलेक्शन इज मेड फॉर द एक्रूअल बेसिस टू अप्लाई, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि एक्रूअल बेसिस अप्लाई करें तो उसके लिए हमें बताना पड़ता है। तो टैक्स अथॉरिटीज को बताने का मतलब होता है कि इलेक्शन करने। तो ये इलेक्शन कब करवाना है, टैक्स ईयर खत्म होने के बाद जो अगली 31 जनवरी आएगी उस पर बताना पड़ता है, विच इज 22 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर कंसर्न। तो वो एक टैक्स ईयर खत्म होता है 5th ऑफ अप्रैल में, तो उसके बाद जो अगली 31 जनवरी आएगी उसमें बताना पड़ता है और ये इलेक्शन करना पड़ता है ताकि फिर हम ये बेसिस फॉलो कर लें। Where the accrual basis is used, relief is available for irrecoverable rent as an impairment loss। तो वो क्योंकि हमने तो पूरा रेंट लिखा है कि हमारा कितना बनता है, तो जो अमाउंट उसमें से कोई लैंड जो टेनेंट भाग गया, किराएदार पैसे दिए बगैर भाग गया, तो उसे कहेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। तो अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक सिचुएशन है जी, हमने एक घर किराए पे दिया। तो ऑन 6th of May 2021 गेविन bought a house which he immediately let out at a rent of 2,700 pounds a quarter, 3-month period, payable on 6th of May, 6th of August, 6th of November, 6th of February। यानी कि जो पेमेंट मई को होती है वो आपकी कवर करेगी मई, जून, जुलाई। जो अगस्त में होती है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। The tenant paid only 1 month out of the 3 months of the rent due on 6th of February। अब जो ये वाली पेमेंट थी 6th of February की, इसमें किराएदार ने सिर्फ 1 महीने का ही रेंट दिया। ओके, तो ये एक बात याद रखनी है। तो हम जब कैश बेसिस फॉलो करेंगे तो हम एग्जैक्ट उतने ही महीने कंसिडर करेंगे। यानी कि यहाँ जब हमारा टैक्स ईयर है वो स्टार्ट हो गया 6th of April से,
तो अप्रैल के महीने में तो प्रॉपर्टी थी नहीं हमारे पास, मई के महीने में आई, तो इसका मतलब है कि एक महीना तो है ही नहीं। तो मई की पेमेंट में 3 महीने ये तो टोटल 6 हो गए, 3 महीने ये 9 हो गए, और इसमें से जो ये वाली 6 फरवरी की है, ये वाला क्वार्टर है, इसमें बस एक ही महीना दिया उसने। तो यानी कि टोटल जो हमें कैश बेसिस हुई वो 10 महीने के मिल गए पैसे। 3 3 ये 9 हो गए, और इसमें 6 फरवरी की पेमेंट में एक ही महीने के पैसे मिले, बाकी महीने के पैसे नहीं मिले, तो हम उतने ही लिखेंगे जितने हमें मिले। तो ये मैं कैश बेसिस की बात कर रहा हूँ, और इसी को अगर हम फॉलो कर लें एक्रूअल बेसिस में, तो एग्जाम्पल में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। The tenant paid only 1 month out of the 3 months of the rent due on 6th of February 2022 and left the property on 5th of April 2022। जब टैक्स सेल खत्म हुआ तो छोड़ गया प्रॉपर्टी विदाउट गिविंग नोटिस, कुछ बताया भी नहीं। The remaining 2 months rent is irrecoverable, वो हम नहीं क्लेम कर सकते क्योंकि भाग गया। Gavin paid an insurance premium of 450 on 6th of June 2021 for the 12-month period to 5th of June। अब उसने जो आपको पेमेंट की है वो साल की पूरी पेमेंट कर गया, जो कि 450 पाउंड है। तो ये आपका खर्चा है जो माइनस हो सकता है। तो अब इसमें ज़रा देख लें वर्किंग इसकी। अब इसमें पहली रिक्वायरमेंट तो है जी कि आप इसकी कैलकुलेशन करें प्रॉपर्टी बिजनेस इनकम की, अगर तो कैश बेसिस है, और दूसरी कैलकुलेशन है कि अगर आप एक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हैं। तो कैश बेसिस में क्या होगा जी, जैसे मैंने डिस्कस किया कि हमें 10 महीने का रेंट मिला है, तो 2700 अगर 3 महीनों का है, तो हमें 3 पेमेंट्स मिल गई हैं, यानी कि पहले 3 क्वार्टर की पेमेंट मिल गई, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 9 मंथ्स की पेमेंट हो गई। और जो आखिरी क्वार्टर है उसमें सिर्फ हमें एक ही महीना मिला, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो अगर इसको टोटल कर लें आप, तो ये 9000 बनता है, 9000 पाउंड्स। इसमें से जो इनकम माइनस हुई, जो एक्सपेंस माइनस हो गया, वो आपकी इंश्योरेंस है 450, वो माइनस हो गई। तो आपकी जो प्रॉपर्टी बिजनेस इनकम है वो 8550 बन गई। और अगर इसी को हम देख लें एक्रूअल बेसिस में, तो अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो टैक्स ईयर है वो स्टार्ट होता है 6 अप्रैल से, और खत्म होता है 5 अप्रैल में। तो अब आप ये देख लो कि आपको जो पहला महीना है, क्योंकि आपका साल शुरू हो रहा है 6 अप्रैल में, अप्रैल में तो प्रॉपर्टी आपके पास थी नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी प्रॉपर्टी मई में आई है, तो इसका मतलब टैक्स ईयर का पहला महीना नहीं है। इसका मतलब कि पहला महीना तो गया, यानी कि 11 महीने रह गए। उसके बाद आगे चलें तो आपकी जो पेमेंट है, वो जो टोटल मिल रही है, वो कहीं कवर होती है, फरवरी में पेमेंट मिलती है आपको आखिरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, तो आपका जो टैक्स ईयर है वो खत्म होता है 5 अप्रैल पे, तो अप्रैल के महीने की पेमेंट नहीं कंसिडर कर सकते हम। तो इसलिए इस फरवरी की जो क्वार्टर के 3 महीने हैं, उसमें से हम 3 नहीं 2 महीने कंसिडर करेंगे। तो ये आप देख लो कि एक महीना यहाँ से रह गया, क्योंकि साल शुरू होता है 6 अप्रैल पे, और हमारे पास प्रॉपर्टी आई ही मई में है। तो 3 और 3 ये 9 हो गए, और फिर इसमें से फरवरी और मार्च, तो आपके 9 10 और 11, तो टोटल जो मंथ्स है वो 11 है। ओके, तो ये इस तरह से हो गया। और इसमें जो आपकी ये पेमेंट है जो 450 की है, ये भी आपकी कैलकुलेट होगी जितना आपका साल का बनता है। तो अब आपका तो साल खत्म होता है 5 अप्रैल पे, तो ये पेमेंट जारी है मई तक, क्योंकि जून को तो कंसिडर नहीं करेंगे, 5 जून को। तो हम इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि ये पेमेंट चल रही है मई तक, तो हम इसको कंसिडर करेंगे जी आपका जो मंथ है मार्च तक का। ठीक है, तो ये उसके बाद अप्रैल और जो क्या कहते हैं मई का महीना, वो 2 महीने नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये जो भी पेमेंट है ये 10 महीने के लिए होगी। तो इसके वर्किंग आप लोग देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये बिल्कुल आपका एक्रूअल और प्री पेमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो कि आप बेसिक अकाउंटिंग में पढ़ते हो। तो मैं एग्जाम्पल के सोल्यूशन पे जा रहा हूँ, मैंने एक डिस्कशन कर लिया आपके साथ, आप उसको जब आप अप्लाई होता हुआ देखोगे तो समझ आ जाएगी। तो ये हमने देख लिया जी कि ये 9 महीने, क्योंकि ये 2703 महीने की है, तो 3 दफा आपको ये पेमेंट मिली, तो ये 9 मंथ्स हो गए। और उसके बाद 2 महीने और, तो ये 11। तो ये इसलिए एक महीना छोड़ दिए क्योंकि एक महीना शुरू से हमें हुआ, क्योंकि हमें 6 अप्रैल पे नहीं मिली ये प्रॉपर्टी, हमें एक महीना कम मिली, तो हमने 11 महीने ले लिए। अब साथ ही हमें ये पता चला कि हमारा जो टेनेंट है वो पैसे दिए बगैर भाग गया था।
तो इसका मतलब ये है कि उसने हमें जो मार्च के पैसे हैं वो नहीं दिए, तो इसलिए हमने उसका 1 महीना इरिकवरेबल डेट, या हम उसे इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं, तो वो हो गया, माइनस कर दिया हमने। तो और आपकी जो ये इंश्योरेंस है, जो प्रीमियम था वो भी मैंने आपको समझा दिया कि ये कवर होता है आपका अगले साल जून में पेमेंट की, और अगले साल के जून तक जारी है, जबकि हमारा साल खत्म होता है इफेक्टिवली मार्च में, क्योंकि अप्रैल के तो 5 दिन है। तो इसका मतलब ये अगले साल 5 जून तक की पेमेंट हुई हुई है। तो आप इसमें कंसिडर करोगे इसको मार्च तक, तो अप्रैल और मई की जो पेमेंट है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो हमने फिर 10 महीने की कंसिडर की, क्योंकि हम इसमें कैश बेसिस को फॉलो नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं जो पीरियड, जो पेमेंट हमारे पीरियड से रिलेट करती है बस उतनी ही कंसिडर करनी है। तो हमारा पीरियड तो इफेक्टिवली मार्च तक है, तो ये पेमेंट हुई भी है मई तक, तो अप्रैल और मई को हमने इग्नोर कर दिया, तो ये इसलिए 375 आ गया। तो ये एक्रूअल बेसिस में थोड़ा सा फर्क आ गया, क्योंकि इसमें हम देखते हैं जो हमारा पीरियड रेलिवेंट है बस उसी को कंसिडर करते हैं। तो उसके लिहाज से आपकी प्रॉपर्टी इनकम आ गई 8625। तो ये इसमें हमने कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस को अंडरस्टैंड कर लिया। In the tax year 23-24, the remaining 1 month rent receivable for the quarter starting 6th of February 2023 will be chargeable but will be matched by an impairment loss। तो वही हमने उसको इंक्लूड सारा कर लिया, लेकिन चूंकि हमें इसमें से लैंड जो टेनेंट था वो भाग गया, तो इसलिए 1 महीना हमारा इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। तो ये यहाँ तक कंक्लूड करते हैं जी इस वीडियो को, और नेक्स्ट में करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक्स आपके।